और नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? हाय एवरीबॉडी। और बेटा जी आज होने वाला है नई चैप्टर की, आज होने वाली है नए चैप्टर की शुरुआत, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर पहले तो बेटा काफी बड़ा हुआ करता था। जिन बच्चों ने इसे पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये चैप्टर बेटा काफी बड़ा हुआ करता था। मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या डिलीट हो गया है क्या नहीं एनसीईआरटी में। एज यू नो वी हैव टू फॉलो द न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस जो एनटीए की तरफ से अपडेट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग बेटा सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बारे में बेसिक्स जो बेटा न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन होती है, जो शायद हम 8वीं 9वीं 10वीं में कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे, हमें सबसे पहले बेटा अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू बेटा डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट इज द बेसिक्स ऑफ द न्यूरॉन्स एंड एवरीथिंग। फिर बेटा हम इस चैप्टर जो कि हम करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का क्या क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले बेटा हम ये बेसिक्स डिस्कस करेंगे। फिर बेटा आज हमारा सिर्फ यही टारगेट होगा। एक्चुअल में बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें एक टिश्यू पढ़ेंगे हम, न्यूरल टिश्यू, जो लास्ट में पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, न्यूरल टिश्यू पढ़ते हैं। उसमें जो न्यूरल टिश्यू पढ़ना है उसका मोस्टली, जैसे हमने बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा तो हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली उसी चैप्टर में, लोकोमोशन में, है ना। वैसे ही जब मैं आपको बेटा ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको न्यूरल टिश्यू के बारे में मैक्सिमम चीजें बता दूंगी। एनिमल टिश्यू जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और सेम कॉपी पेस्ट बेटा कंटेंट हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो वहां का जो न्यूरल टिश्यू है वो हम इसी के बेटा स्टार्टिंग में कवर कर लेंगे। जब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेंगे फिर हम ये पढ़ेंगे बेटा कि न्यूरॉन्स करते क्या है और कैसे करते हैं। ये जो हम बोलते हैं कंडक्शन करते हैं, एक्साइटेशन होता है। अभी तक तो बेटा हम क्या पढ़ते हुए थे, एक्साइटेड हो गई, मेम्ब्रेन को छुआ तो उसमें चेंज हो गया, बदलाव हो गया, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हमने जहां पे भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश की है। अब हम बेटा डायरेक्ट वे में समझेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है। अगली क्लास में शायद वो कवर होगा बेटा कि किस तरीके से इंपल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, होता क्या है, किस तरीके से बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, साइनेप्सिस क्या होते हैं, केमिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं, ये एक पार्ट होगा। और फिर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क नहीं है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, आई ईयर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली बहुत छोटा होने वाला है ये चैप्टर। और जैसा कि आपको बता चुकी हूं मैं, फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में, क्या आप सब तैयार है बेटा चैप्टर की शुरुआत करने के लिए? और चैप्टर की शुरुआत मतलब आज हमें क्या क्या बेटा हमने टारगेट लिया हुआ है। टारगेट तो हमारा काफी कुछ रहता है, लेट्स सी कितना कुछ कवर कर पाते हैं। इंट्रोडक्शन होने वाला है, न्यूरल सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, व्हाट आर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का बेटा ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ पढ़ना है हमें, एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमें डिस्कस करना है आज मोस्टली बेटा काफी बेसिक ज्ञान होने वाला है। बट बेटा बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना, बेसिक्स है जरूर लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है जरूर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से तो बेटा किसी भी चीज, बिल्डिंग का जो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है बेटा वो डिपेंड करती है कि आपने उसका जो, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा यार, मतलब आप समझ रहे हो ना। अरे मैं दूसरे मुझे ये शब्द याद दिलाना कि ठीक है कि क्या मैं बोलना चाह रही थी। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे पेड़ है, पेड़ की बेटा रूट्स कितनी स्ट्रांग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट्स के ऊपर बेटा पूरी पेड़ आपकी ऑफकोर्स खड़ी है। तो रूट्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे बेटा, वैसे बिल्डिंग की भी तो रूट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, घर की जड़ें क्या होती है। एनीवे बेटा आप समझ गए मेरा कहने का बेटा तात्पर्य। इसी बात के साथ में बेटा शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर कहता है न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, जैसे कि इस वक्त में आप भी कर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे मेरी तरह कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं कि हो सकता है मैम का लेक्चर देख के चाय पी रहे होंगे। चाय पी रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाय पी रहे हैं तो चाय पी सकते हैं, बात सुन नहीं सकते। सुन रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सुन सकते हैं तो देख नहीं सकते। देख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सांस नहीं ले सकते। बेटा सारी एक्टिविटी तुम बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कर पाते हो। लिख रहे हैं तो मैम लिखने के लिए हमारे पास काफी बेहतरीन एनर्जी है। या फिर बेटा एक एग्जाम्पल देख लो, एक्सरसाइज कर रहे हैं मैम, दौड़ रहे हैं हम, चलो रेस दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी है। दौड़ने के केस में बेटा तुम्हारी हार्ट पंप करती है बहुत तेजी के साथ।
साथ के साथ बेटा तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ में बेटा तुम्हारे ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, बहुत सारी बेटा एक्टिविटीज, बॉडी के बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिल के बेटा काम करते हैं जब तुम फॉर एग्जाम्पल बेटा एक्सरसाइज ही कर रहे हो। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये होती है एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, मिलजुल के काम करना। हमारी बॉडी में बेसिकली बेटा दो तरीके के कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है। एक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और एक जो हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेसिकली मुझे एक चीज पता है कि यार हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में मैम काम करते हैं ताकि हम एक किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपर बेहतरीन वे में कर पाएं। ये बात तो आपको समझ में आती है। पहले तो मैं यही बात बेटा, यही डेफिनेशन लिख देती हूँ। थोड़े कलर्स को चेंज करते हैं यार, ऑरेंज कलर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पहले लिखवाती हूँ। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? एक साथ मिलजुल के काम करना। ये नहीं लिखना बेटा हिंदी में, है तो यही चीज बट अंग्रेजी में लिख डालो, बस थोड़े अंग्रेज बनना है हमें। टू परफॉर्म any activity, any sort of activity to perform any sort of activity, our organ and organ system, our organ and organ system work in coordinated fashion efficiently। अब जैसे कि मैंने आपसे efficiently, जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा आप ना इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लो, हम देख लेंगे कि एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में दिया या नहीं, बट बेटा ये बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। एक बेसिक डिफरेंस है कि मैम केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विच इज हार्मोन से कंट्रोल होता है जो बॉडी में एक्टिविटीज, और मैम न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो कि हमारा नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। मैम इन दोनों में बेसिक अंतर बता दो कि बेसिक अंतर क्या होता है। पीएचडी नहीं करनी पर मैम बेसिक अंतर क्या होता है। तो क्योंकि इस चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल या न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो हम लिख देते हैं कि मैम न्यूरल कंट्रोल में और केमिकल कंट्रोल में क्या बेसिक अंतर होता है, इसको आप थोड़ा सा समझा दो। सबसे पहला अंतर तो बेटा यही है, न्यूरल कंट्रोल में आप न्यूरॉन की मदद से बेटा काम कर रहे होते हो, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेटा आप ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स की मदद से काम कर रहे होते हो। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में जो न्यूरॉन्स काम करती है वो भी बेटा इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में बेटा ट्रांसफर करती है, वो करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में। न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड भी बेटा हम सुन चुके हैं जब हमने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ा था कि यार मैम न्यूरॉन्स बातें थोड़ी कर सकती है, चपर चपर पचर पचर जैसे हम और तुम कर सकते हैं। तो मैम न्यूरॉन को अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गन को पहुंचानी है, मसल्स को पहुंचानी है, ग्लैंड को पहुंचानी है, तो न्यूरॉन कैसे इन्फॉर्मेशन देता है? न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन देता है बेटा बाय रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, बाय ट्रांसफरिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर में स्टोर होता है। और यहाँ पे मैम अगर मुझे इन्फॉर्मेशन को बेटा पहुंचाना है तो यहाँ पे मुझे कुछ केमिकल्स जो कि हॉर्मोन्स कहलाते हैं बेटा, उन हॉर्मोन्स की मदद से मुझे वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो मैं यहां पे बेटा क्या लिख सकती हूं कि हियर द न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड एंड कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड कम्युनिकेट्स with the help of neurotransmitter, communicate with the help of neurotransmitters। आप न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं जब आप न्यूरल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। केमिकल कंट्रोल में क्या कहते हैं? हियर द ग्लैंड्स वर्क and communicate with the help of
हॉर्मोन्स। किसकी मदद से काम कर रहे हो बेटा? यहाँ पे हॉर्मोन्स की मदद से। यहाँ पे किसकी मदद से काम कर रहे हो बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। ठीक है, वैसे तो बेटा हर चीज ज्वाइंटली काम करती है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बेटा सिंगल। देखो काफी सारी चीजों में हम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने बेटा आपको बोला, आप जब दौड़ रहे हैं तो आपका बेटा ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, यानी आपकी हार्ट भी पंप कर रही है। तो मिलके बेसिकली किसी भी एक्टिविटी के लिए बेटा ऑर्गन सिस्टम एक साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस यस। अब सुनो, इन दोनों में से बेटा एक कोऑर्डिनेशन होता है जो फास्ट काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है जो कंपैरेटिवली स्लो काम करता है। जब मैं बात करती हूँ न्यूरॉन्स का एक्शन, तो न्यूरॉन्स बहुत फास्ट एक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बेटा एक्शन करते हैं। वेयरएज हार्मोन जब काम करते हैं तो हार्मोन थोड़ा टाइम लगाते हैं। हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो उनको काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। वो बेटा रिलीज होते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या नियर बाई जगह पर एक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म है काम करने का, कंपैरेटिवली न्यूरॉन्स के न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स से बेटा न्यूरल कंट्रोल से कंपैरेटिवली स्लोअर होता है, बट बेटा धीरे काम करता है, बहुत इफेक्टिव होता है। इसका जो बेटा एक्शन होता है, इसका जो इंपैक्ट होता है, इसका जो असर होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। न्यूरॉन फास्ट काम तो कर रहा है, बट इसका जो बेटा इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखना है। यहाँ हार्मोन्स काम कर रहे हैं, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। ये फास्ट है, ये कंपैरेटिवली स्लो है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बेटा एक और डिफरेंस के फॉर्म में यहां पे लिख देती हूं, फास्ट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, नॉट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसमें बेटा मैं क्या लिखूंगी? केमिकल में स्लोअर, बट मैं क्या लिखूंगी? लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। पहले मैं बेटा इसकी आपको ना एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लो। पहले मैं ना एक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर मैं आपको बेटा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताती हूँ। ठीक है, चलो आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी का एक बार रीड करते हैं, फिर न्यूरल सिस्टम पे मूव करेंगे। ठीक है, देखो क्या कहती है एनसीईआरटी। एज यू नो, the function of organs or organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. homeostasis मतलब मैम एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मैम हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, उनको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. मैम coordination एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो पाए। जैसे कैसे सपोर्ट करते हैं देखो, when we do physical exercise, energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. एक्सरसाइज कर रहे हैं मैम, मसल्स काम कर रही है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो मैम ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स an increase in the rate of respiration and heartbeat and increased blood flow via blood vessel. increased energy चाहिए थी, ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो मैम ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गई। ब्रीदिंग रेट ही सिर्फ फास्ट नहीं हुई, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाना है, तो हमारी पंपिंग भी मैम फास्ट हो गई, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो गई, जो ब्लड फ्लो है हमारे ब्लड वेजल से वो भी ज्यादा हो गया, क्योंकि मैम ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड है। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए तो ये चीज होनी चाहिए, तो एक दूसरे की फंक्शंस को बेटा कॉम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, जैसे एक्टिविटी करना छोड़ दिया, एक्टिविटीज ऑफ द नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, एवरीथिंग ग्रेजुअली रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। जो चीजों ने मैम एक्टिविटी होने पर अपने काम को बढ़ा दिया था, वो सारी चीजें मैम नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी जैसे आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। Thus the functions of muscles, lungs, heart and kidney are coordinated while performing the physical exercise. तो आपने देखा एक साथ ब्लड वेसल, किडनी, हार्ट, लंग्स सब कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम केमिकली कोऑर्डिनेटेड। इसे ना बेटा केमिकल कोऑर्डिनेट एंडोक्राइन सिस्टम लिख लो। इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन की जगह ना एंडोक्राइन कंट्रोल लिख सकते हो। अगर आपने केमिकल लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप एंडोक्राइन कंट्रोल लिख सकते हो। ठीक है, केमिकल या एंडोक्राइन बोथ आर सेम, नथिंग टू वरी। ठीक है, चलो
तो हमारी बॉडी में बोला कि मैम न्यूरल और केमिकल कंट्रोल जो होती है दैट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड वे। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है एक साथ काम करना। तो मैम हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सारी सिंक्रोनाइज्ड होके काम करे, मिलजुल के काम करे, उसके लिए हमारी जो चीज सपोर्ट कर रही होती है इसको, दैट इज योर न्यूरल सिस्टम एंड योर केमिकल सिस्टम। हार्मोन सिस्टम मीन्स योर एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। बहुत फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है पॉइंट टू पॉइंट, फास्ट कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स की मदद से। वेयर एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन, तभी तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं, थ्रू द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के थ्रू काम कर रही है। In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across the synapse, etc. इस चैप्टर में बेटा आपको क्या पढ़ना है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, जो ये है बेटा, ये मैं अभी पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में बेटा आपको न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन्स बेसिकली बेटा कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन्स की बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगले चैप्टर में बेटा एक्चुअल में हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, हम नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं और देखते हैं पूरे एनिमल किंगडम में बेटा किस तरीके से, कौन से एनिमल में किस तरीके का नर्वस सिस्टम है, किस में ज़्यादा डेवलप्ड है, किस में कम डेवलप्ड है। थोड़ा बेटा इसकी जनरल डिस्कशन करते हैं, है ना। देखो, ओ माय गॉड बेटा अभी ग्लास गिरने वाला था। अच्छा चलो, ग्लास को हमने सेट कर दिया, होपफुली ना गिरे। देखो बेटा, जब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ नर्वस सिस्टम को ना, क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। जब आप एनिमल्स को देखते हो ना बेटा, क्योंकि हमने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपको कुछ नहीं पता है एनिमल किंगडम के बारे में। कुछ बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे अलग अलग टाइप के बेटा एनिमल्स है, कुछ कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स, कुछ कहलाते हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं बेटा सबसे पहले धरती पे आए पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, है ना। इस तरीके से बेटा पॉरीफेरा सबसे पहले आया, ऐसे ऐसे करके बेटा ये इवोल्यूशन होता गया। फिर बेटा कॉर्डेट्स आए। कॉर्डेट्स में आप पढ़ोगे फिश आती है, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, जिनमें हम भी आते हैं। अभी आपको ये सारा ज्ञान नहीं लिखना, मेरे कहने का मतलब है बेटा, आप अगर देखोगे ये आपको लिखना है बेटा। मैंने न्यूरल सिस्टम के बारे में आपको बता रही हूँ, मैं आपको न्यूरल सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको न्यूरल सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। बेटा मैं थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, अगर मैं बेटा न्यूरल सिस्टम की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा कि यार जो सबसे पहले आए होंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन समझना, जो प्रिमिटिव एनिमल्स होंगे। प्रिमिटिव एनिमल्स मतलब बेटा ऑफ कोर्स आपको एनिमल किंगडम में हो सकता है एनिमल्स के नाम ना पता हो, मतलब कि जो सबसे ओल्डेस्ट होंगे मैम, प्रिमिटिव एनिमल्स होंगे, उनमें मैम बहुत ही सिंपल टाइप का, किसी में तो हो सकता है कि मैम बिल्कुल ही पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हो, और जैसे जैसे मैम ये इवॉल्व होते हुए मैम, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया होगा बहुत पुराने एनिमल से मैम आज के डेट के, मतलब जो आप क्या कह सकते हो कि वर्टिब्रेट्स आपको दिख रहे हैं, जिनकी बात मैं कर रही हूँ, जैसे कि आपके बेटा हो गए फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गई, एव्स हो गई, मैमल्स हो गए, इन सब में मैम अगर आप पुराने टाइम से देखोगे तो कंपैरेटिवली एक बेटर नर्वस सिस्टम है। ऑब्वियस सी बात है मैम, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज जब पहले आई होगी तो मैम उतनी वेल डेवलप्ड नहीं होगी, धीरे धीरे मैम उनमें चेंजेस आए होंगे, और जैसे जैसे एडवांस्ड बेटा एनिमल्स होते जाएंगे, जितने ज्यादा एडवांस्ड एनिमल्स होते जाएंगे मैम, जितने ज्यादा एडवांस्ड एनिमल्स होते जाएंगे मैम, उतना बढ़िया उनका नर्वस सिस्टम होगा। ये बात में तो बेटा डिसएग्री करने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एग्रीड है मैम। ऐसे ही इवोल्यूशन होता है, जितने एडवांस्ड मैम एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स के बारे में आप पढ़ोगे, कंपैरेटिवली वर्टिब्रेट्स के बारे में जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी बेटा, जिनमें फॉर एग्जांपल मछली, जल की रानी, एम्फीबियंस आते हैं, आप लिख जरूर लो, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं, मैमल्स आती हैं, इनमें मैम कंपैरेटिवली बेटर नर्वस सिस्टम होगा। ऑर्गेनाइज्ड, इनमें मैम ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम आपको दिखेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम दिखेगा, ये ज्यादा एडवांस्ड है। और मैम जितने भी प्रिमिटिव रहे होंगे मैम, उनमें उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, नॉट
अ वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम, नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम। क्या इस बात से सभी लोग बेटा अग्री करते हैं? नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम, ठीक है। पहली बारी बेटा नर्वस सिस्टम दिखा था, पहली बारी न्यूरॉन दिखा था जिस एनिमल में, उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो प्रिमिटिव में भी बेटा पहली बारी जहां पे एक टाइप का न्यूरॉन दिखा था, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी भी, जब मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको बताऊंगी, पहली बारी दिखा, तो ऑब्वियस सी बात है मैम बहुत अच्छी तरीके से तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा मैम हमारा नर्वस सिस्टम। देखो हमारा बेटा ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर किसी की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही हैं, वो सेल्स से बेटा ऑर्गन बने ही नहीं। बेटा आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कई एनिमल्स होते हैं जिनके पास ऑर्गन्स नहीं होते, कई एनिमल्स होते हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। अब हम देखो कितने एडवांस्ड है, हमारे पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जहां मोर देन वन ऑर्गन एक साथ मिलके काम करके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन ने मिलके एक सिस्टम को बनाया, डाइजेशन जो कर रहा है। अलग अलग सिस्टम ने मिलके रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलके बेटा सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। क्योंकि हम है ही इतने एडवांस्ड, हम है मैमल्स, हमारे पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। भाई हम लोग तो एडवांस्ड है, अब ऐसे एनिमल्स भी तो होंगे ना जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, जिनके पास सिर्फ केवल ऑर्गन्स है। अब बेटा तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनके पास सारी चीजें बहुत बेहतरीन होंगी? हो ही नहीं सकता। अब चलो जिनके पास ऑर्गन है वो भी समझ में आया, जिनके पास ऑर्गन्स भी नहीं है, जिनके पास बॉडी के अंदर सिर्फ बहुत सारे सेल्स है, सिर्फ सेल्स है, ना कोई ऑर्गन है ना कोई ऑर्गन सिस्टम है, तुम उनसे कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि उनके पास बड़ी ही जबरदस्त बेटा अरेंजमेंट होगी नर्वस सिस्टम की? नहीं होगी ना। ऑब्वियस सी बात है मैम, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स में बढ़ती है, बिल्कुल पहले तो आए एनिमल्स से जैसे जैसे वो एडवांस होते गए उनका सिस्टम बेटर होता जाएगा, उनका सिस्टम बेटर होता जाएगा। तो मैम जो सबसे पुराने हैं, जब आप बेटा एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो कई एनिमल्स के नाम पढ़ोगे, पॉरीफेरा का नाम पढ़ोगे, सीलेंट्रेटा का नाम पढ़ोगे। कुछ भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है, जब वो पढ़ेंगे तब हम लिखेंगे भी। तो मैम ऑब्वियस सी बात है, नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम। इनफैक्ट एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रा के बारे में आप पढ़ोगे बेटा। हाइड्रा किससे बिलोंग करता है? एक फाइलम से बिलोंग करता है जिस फाइलम का नाम होता है सीलेंट्रेटा। हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है बेटा? सीलेंट्रेटा नाम के एक फाइलम से बिलोंग करता है मैम। और इस फाइलम सीलेंट्रेटा से जो हाइड्रा बिलोंग करता है, इसमें बेटा बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत पुराने एपोलर न्यूरॉन्स पहली बारी देखने को मिले थे। अब बेटा एपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं ये तो बेटा आपको तब समझ में आएगा जब आपको न्यूरॉन का मैं स्ट्रक्चर बता दूंगी। तो अभी आप वेट करो, अभी आप सबसे पहले लिखो कि फर्स्ट टाइम इसमें नर्वस सिस्टम देखने को मिला, लेकिन बहुत ही बेटा प्रॉपर सिस्टम तो था ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैम कुछ न्यूरॉन्स देखने को मिले, लेकिन उतने वेल ऑर्गेनाइज थे ही नहीं बेटा। सबसे पहले आए हुए थे एपोलर न्यूरॉन्स। बट याद जरूर रखना है, फाइलम का नाम भी पूछा जाता है, एनिमल का नाम भी पूछा जाता है, और ये होते क्या है ये मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी। ये बात समझ आती है? इंट्रोडक्शन ही है बेटा ये, कि इनमें बिल्कुल बेसिक टाइप, और मैम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम आपको दिखता जाता है। अब मैम अगर मैं नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम को क्लासीफाई करना चाहूं, ठीक है, आपने बेटा वो तो नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लो, इसको पॉज करके, ठीक है। अब बेटा नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन तो मैं आपको बताऊंगी ही कि यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम अगर मैं न्यूरल टिश्यू को देखूं, नर्वस टिश्यू को देखूं, जिससे मिलके तुम्हारा नर्वस सिस्टम बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है, अभी तक तो सबको यही लगता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो तुम बोलते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो आपने कई बार ना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया था, सोमैटिक, ऑटोनोमिक। तुम नर्वस सिस्टम सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं, आते हैं या नहीं आप मुझे बताओ? सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं। तो क्या आपकी नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन से बनी है? क्या आपके न्यूरल टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं क्या? अभी तक तो अधिकतर बच्चों को यही लगता है कि हाँ मैम हमारे नर्वस टिश्यू में, न्यूरल टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं। नहीं यार, इनफैक्ट न्यूरल टिश्यू तो 50% से कम हिस्सा है आपके नर्वस टिश्यू का। आपके नर्वस टिश्यू का 50% से कम पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स। तो मैम आखिर न्यूरल टिश्यू किसका बना है, ये सबसे पहले देखते हैं। आपको ये समझ में आया बेटा नर्वस सिस्टम किसमें कैसा, एडवांस किसमें प्रिमिटिव, ठीक है। फिर मैं कह रही हूं आपका नर्वस सिस्टम किससे बना है?
नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरल टिश्यू, इज मेड अप ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो बेटा न्यूरल टिश्यू में क्या होता है जरा ये देखें मैम, न्यूरल टिश्यू का तो ये बना है, न्यूरल टिश्यू में क्या होता है क्या ये देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हो, नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हो। अभी तक तो आपको लगेगा कि मैम इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, एक्साइटेबल सेल्स, बट इसके दो हिस्से बेटा होते हैं। नंबर वन ऑफ कोर्स जो आप न्यूरॉन बोलते हो, लेकिन नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आप में से कई लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स याद होंगे, शायद ये नाम नहीं पता होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। आपके बेटा नर्वस टिश्यू में या न्यूरल टिश्यू में मैम दो हिस्से होते हैं। एक होता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज द न्यूरॉन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। इसे बेटा न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू कोई कुछ भी बोल सकते हो, जिससे मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बना है। एक तो मैम आप बिल्कुल सही, आप सबको पता है न्यूरॉन के बारे में, जब मैं कहूं तो आप कहते हो मैम लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी मैम एक्साइटेबल सेल्स होती है। एक्साइटेबल क्यों होती है बेटा, इसकी तो पूरी कहानी इस चैप्टर में आपको पढ़नी ही है। एक्साइटेबल का मतलब मैंने आपको वैसे आम भाषा में क्या समझाया था कि जिसको स्टिमुलस देने पर कुछ रिस्पॉन्स वो शो करे, छेड़ो तो वो छिड़ जाए, मतलब आप उसको स्टिमुलस दे रहे हो तो वो रिस्पॉन्स शो कर रही है, इसीलिए एक्साइटेबल है। आपकी मसल्स भी एक्साइटेबल होती है, तो एक्साइटेबल तो है ही मैम, एक्साइटेबल है मैम, कंडक्शन शो करती है, क्योंकि जब आप बेटा इसको छेड़ते हो, स्टिमुलस देते हो, जब ये एक्साइटेड हो जाती है तो इसमें से मैम कंडक्शन भी शो होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस बेटा जो आप नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बेसिकली बोलते हो ये कर रही है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, structural and functional unit of न्यूरल टिश्यू। यहां तक तो मैम कोई दुखद समस्या हमें नहीं होगी। न्यूरॉन के बारे में जानने में तो मैम कोई दुखद समस्या नहीं है, ये बात तो समझ में आती है कि एक्साइटेबल सेल्स हो गए मैम, कंडक्शन शो करते हैं मैम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लॉन्गेस्ट सेल है मैम, ये क्या है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि बेटा जी आपके नर्वस टिश्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा तो न्यूरोग्लियल सेल्स बनाती है, और ये लाइन एनसीईआरटी की है एनिमल टिश्यू की। आप में से कई बच्चे बोलेंगे मैम ये तो यहां दे नहीं रखा है, आप क्यों बता रहे हो, तो मैं पहले से बता रही हूं ये वहां पे दे रखा है एनिमल टिश्यू में, बट ये इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें चाहिए होता है, इसलिए ये पहले आपको बता रही हूं। जब वहां पढ़ाऊंगी तो इतनी बेटा कहानी वापस से नहीं लिखेंगे, इसलिए यहीं पे ध्यान से सुन लो, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि इट मेक्स अप मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा तो मैम न्यूरोग्लियल सेल्स बनाती है, ये तो 50% से कम है, पर मैम क्लियर है कि ये नॉन एक्साइटेबल होती है मैम, इसमें कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं है मैम, वो काम तो इसी का है। अगर ये एक्साइटेबल नहीं है मैम तो ये नॉन कंडक्टेबल, मतलब इसमें से मैम कोई कंडक्शन नहीं होता। तो मैम ये होता क्यों है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैम ये करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये आपके न्यूरॉन्स को सपोर्ट देता है, उनकी पैकेजिंग करता है। जैसे गिफ्ट लेके आओ तो गिफ्ट के ऊपर रैप लगाना पड़ता है, ऐसे न्यूरॉन्स के ऊपर कभी कभी रैप लगा होता है। किसका रैप, माइलिन शीथ का, जो आगे पढ़ाऊंगी होता क्या है, बट सुना तो सबने होगा, माइलिन शीथ के बीच में नोड्स ऑफ रैनवियर। जिसने नहीं सुना है उसको तो बेटा पूरा तो हमें आगे टॉपिक डिस्कस ही करना है, बट फिलहाल के लिए ये समझोगे कि मैम ये कंडक्शन नहीं कर रही है, एक्साइटेशन नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और पैकेजिंग कर रही है। किसकी, न्यूरॉन्स की। सुने श्वान सेल्स नाम के सेल, श्वान सेल्स जो माइलिन शीथ बनाती है। मैं एक और सेल का नाम बता रही हूं, वो भी माइलिन शीथ बनाती है। कौन कहां बनाती है, कैसे बनाती है, वो आगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये लिख रही हूं
सपोर्ट एंड पैकेजिंग, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मोर देन 50%, सपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का सपोर्ट एंड पैकेजिंग ये करती है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिख लो बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिख लो। श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, क्योंकि ये दो नाम बेटा यहां यूज होंगे, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये दो नाम एटलीस्ट आप लिख लो। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स जो सपोर्ट और पैकेजिंग करती है। कैसे करती है, कौन कहां करती है, वो तो बाद की बात है, मैं साइड हो जा रही हूं, इससे आप बेटा नोट कर लो। न्यूरल टिश्यू की हमने बेटा क्लासिफिकेशन देख ली। न्यूरल टिश्यू बेटा किसको बनाता है, आपके नर्वस सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम को बनाता है कौन, आपका न्यूरल टिश्यू। तो अब हम देखेंगे आप अपने नर्वस सिस्टम को बेटा कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लिखते हैं बच्चों, डन 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 हो गया, डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं मैम अपने, पहले तो बेटा एक फ्लो चार्ट लिखो, फिर डायग्राम से समझाऊंगी। नर्वस सिस्टम को या न्यूरल सिस्टम को, हम अपने न्यूरल या नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। हम अपने न्यूरल सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। किस तरीके से बेटा क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होगा मैम इसमें हमारा CNS, जैसे आपने अभी बोन्स पढ़े थे ना, कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज बेटा योर CNS, और एक होता है बेटा आपका PNS। PNS इज व्हाट बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। देखो जैसे आपने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा और एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा, कुछ कुछ वैसा। एक्सियल स्केलेटन क्या था, बिल्कुल बॉडी के सेंटर एक्सिस से जाता था, आपका हेड, आपका स्टर्नम, आपकी रिब्स, आपका वर्टिब्रल कॉलम। वैसे ही आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से जाता है, इसीलिए तो उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या आता है बेटा इसमें, इसमें आती है मैम हमारी ब्रेन, सेंटर में है, और ब्रेन से कनेक्टेड मैम स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीजें मैम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। और मैम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी आपकी नर्व्स निकली हुई, न्यूरॉन्स निकली हुई है, जो भी इससे निकला हुआ पार्ट है, जैसे आपके बेटा हाथ क्या थे, एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट थे, आपकी लेग्स क्या थी, अपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से जो अटैच है बाहर की तरफ निकल रही है। वैसे ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब होता है साइड, साइड में जितनी भी न्यूरॉन्स बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, वो सारी बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती है। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स बेटा विच आर कनेक्टेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम समहाउ। और मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। और आप अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो मैम, दो तरीके से। एक, जो आपके ऐसे न्यूरॉन्स बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं जो आपके वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेंगे, और एक ऐसे जो आपके इनवॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा आप कहते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो किसको कंट्रोल कर रहा है बेटा, वॉलेंट्री पार्ट्स को, कंट्रोल वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स, कंट्रोल वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स। और एक होता है बेटा क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है बेटा, आपके इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS आपके इनवॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स। और बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से मैम, वॉलेंट्री को कंट्रोल करने वाले सोमैटिक, इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करने वाले ऑटोनोमिक। ठीक है,
अच्छा, एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में तो ऐसी क्लासिफिकेशन दी है और बाद में बेटा एक विसरल नर्वस सिस्टम करके एक वर्ड यूज किया है जिसमें बोला है विसरल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं आपको दिखा दूंगी एनसीईआरटी की लाइन। विसरल नर्वस सिस्टम कोई अलग से ऑर्गन नहीं होती बेटा, विसरल नर्वस सिस्टम इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही है, लेकिन वो बेसिकली विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल, विसरा मतलब इंटरनली प्लेस जो ऑर्गन्स होते हैं, तो विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम विसरल नर्वस सिस्टम, अलग से कुछ नहीं है बेटा, दैट्स अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओनली। आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ही बोल सकते हो विसरल नर्वस सिस्टम। मैं ये आपको बेटा लाइन में लिखवा दूंगी, एनसीईआरटी ने भी बेटा अलग से पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे करके बताई है और लास्ट में एक लाइन लिख दी है कि विसरल नर्वस सिस्टम भी आप एक टर्म यूज करते हैं जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो विसरल नर्वस सिस्टम विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ही इंक्लूड होता है। मेरी बात समझ रहे हो? यस, मैं उसको बेटा लाइन में लिखवा दूंगी। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यहां से जो नर्व्स निकल रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल कर रही है, सोमैटिक इनवॉलंटरी को कंट्रोल कर रही है ऑटोनोमिक। इसके फर्दर मैम दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, हार्ट रेट को बढ़ा रहा था ना सिंपैथेटिक, याद आ रहा है, और एक होता है मैम पैरासिम्पैथेटिक। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? क्लियर हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, इसको आप बना लो बेटा, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? देखो फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ये है आपका ब्रेन, ऐसे नहीं, ये बनाते हैं, ये है आपका ब्रेन और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये है आपका ब्रेन, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, यहां से नर्व्स निकल रही है बेटा, ब्रेन से निकलती है, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। पहले तो बेटा इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, कितनी पेयर होती है, कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर, कौन सी क्या, ठीक है? अभी तो नहीं है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है बेटा क्या? स्पाइनल कॉर्ड से जो आपको ये नर्व्स दिख रही है ये कहलाती है स्पाइनल नर्व्स। बेसिकली बेटा ये जितनी भी बेटा आपको नर्व्स निकलते हुए दिख रही है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी तो दो टाइप के हैं, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक, ये बात समझ में आ रही है? पहले ये नोट कर लो, फिर मैं ऑटोनोमिक और सोमैटिक आपको बताती हूँ, फिर उसी में बेटा मैं आपको बताती हूँ सेंसरी क्या होती है, मोटर क्या होती है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी डेफिनेशन पता है क्योंकि बेटा हमने कई जगह पे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन वर्ड यूज किया है, लोकोमोशन में भी यूज किया है, एक्सक्रीशन में भी यूज किया है। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स क्या होती है ये बेसिक आइडिया तो आपको है, फिर भी हम बेटा इस चैप्टर में क्योंकि है तो हम ये चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये यहां तक कर लिया है। अब देखो देखो आपका बेटा ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बेटा जो आपकी न्यूरॉन्स निकल रही है, नर्व्स निकल रही है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब यहां से बेटा अगर आप कंट्रोल कर रहे हो किसे, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो बेटा वॉलंटरी पार्ट्स को, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो बेटा आपके वॉलंटरी पार्ट्स को, तो वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा क्या हो जाएगा? अगर आप कंट्रोल कर रहे हो बेटा वॉलंटरी पार्ट्स को, तो वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? और अगर मैम आप कंट्रोल कर रहे हो इनवॉलंटरी पार्ट्स को, तो वो मैम कौन सा नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इन वॉलंटरी पार्ट्स को, तो वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? सो दिस पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेटा वो पार्ट जो आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। मैं एक और चीज यहां पे आपको समझाऊंगी, ये एरो जो मैंने बनाया हुआ है, पहले आप इसे बना लो। देखो ना बेटा, ये जो मैंने एरो बनाई हुई है इसे आप नर्व्स मानो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स निकल रही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेटा वो हिस्सा जो इनवॉलंटरी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो ऑटोनोमिक है, वो ऑटोनोमिक है, हाँ या ना? और मैम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा मैम जो आपके वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा। क्या यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? एनएस का मतलब है बेटा नर्वस सिस्टम। क्या यहां तक बेटा किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? आप देख के समझ पा रहे हो बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है मैम,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ग्रीन कलर के जो मैंने नर्व्स निकाले वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है बच्चों वो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब बेटा आपको याद है हमने कितनी बार सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन टर्म्स यूज किए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो जब हमने मसल्स में बेटा पढ़ा था कि एक मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल कॉन्ट्रैक्शन की। अब बेटा ये बहुत आसान है, आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर मैं सिर्फ सोमैटिक की बात करूं, सोमैटिक मतलब वो पार्ट बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो आपके वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जा रही है, लेके जा रहे हो आप ऑर्गन के पास, ये न्यूरॉन कौन सी होगी? मोटर न्यूरॉन होगी या नहीं? मोटर न्यूरॉन होगी या नहीं? इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम से पार्ट तक लेके जाना मोटर न्यूरॉन, इसे बेटा इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट एग्जिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट कर रही है, इफरेंट न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस एवरीवन, क्या मेरी बात समझ आ रही है? मोटर न्यूरॉन या इफरेंट नर्व फाइबर्स या इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। और ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन जा रही है, एरो देखो, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व फाइबर, या फिर बेटा आप बोलोगे एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या मेरी बात समझ गए? क्या सेम वहीं पे भी बेटा वहां पे भी यही चीज कर सकते हैं? क्या यहां पे भी सेम चीज कर सकते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक जा रहे हो लेके इंफॉर्मेशन, तो ये मोटर, मोटर या इफरेंट, और सेंसरी मतलब बेटा ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहां? नर्वस सिस्टम तक, दिस इज सेंसरी या एफरेंट। तो सिंपल सा एक लॉजिक है यार, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसमें जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स है वो इनवॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो है बेटा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और वो पार्ट्स जो बेटा आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आपके वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, चाहे सेंसरी चाहे मोटर, दैट इज योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आगे बेटा? एक वॉलेंट्री को कंट्रोल कर रहा है, एक इनवॉलेंट्री को कंट्रोल हो कर रहा है। सेंट्रल पार्ट कौन सा है? दैट इज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं बेटा विसरल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जो पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो नोट कर देती हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है? एक नोट डाल के लिखते हैं, फिर बेटा पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है? एक नोट डाल के वो बात लिखते हैं, एक नोट डाल के वो बात लिखते हैं। विसरल नर्वस सिस्टम जो कि एक्चुअल में बेटा ऑटोनोमिक ही है, इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा इसकी डेफिनेशन लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, क्या ये आपको यहीं से समझ में आ रहा है? इफरेंट मतलब बेटा, फिर भी मैं लिख देती हूं बेटा, कई बच्चे कहेंगे इफरेंट मतलब बेटा कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? ऑर्गन तक। और सेंसरी मतलब क्या बेटा? ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। दोनों के केस में यही चीज होगी, ठीक है? आप इसे नोट कर लो। मैं क्या करती हूँ, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ यहां तक। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है? न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ highly specialized cell called neurons which can detect, receive and transmit different kind of stimuli। मैम कोई भी एनिमल हो उसमें जो नर्वस सिस्टम बना होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और अलग अलग स्टिमुलाई को ट्रांसमिट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। बेटा लोअर इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो सबसे प्रिमिटिव आए हुए हैं, जिनमें आप कह सकते हो बेटा पॉरीफेरा नाम के एनिमल्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, सीलेंट्रेटा नाम के एनिमल्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है? जिनमें आप बेटा, हालांकि बेटा सीलेंट्रेटा ये है तो सारे ही लोअर इनवर्टिब्रेट्स, पॉरीफेरा सबसे पहले शुरू होता है, ये सारे ही बेटा इनवर्टिब्रेट्स हैं। सीलेंट्रेटा हो गया या टीनोफोरा हो गया, लेकिन पहली बारी न्यूरॉन किसमें आया बच्चों? वो याद रखना है, फर्स्ट टाइम इन दिस, फर्स्ट टाइम इन सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, हाइड्रा। ये सारे ही लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, लेकिन बहुत वेल डेवलप्ड न्यूरॉन नहीं थे जो अभी मैं आपको बना के समझाऊंगी हमारी बॉडी में होते हैं।
इनमें एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड, जो मैं आपको बताऊंगी होते क्या है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। ऑफ कोर्स बेटा, इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा इनसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। आप सोच के देखो, पहली पॉरीफेरा है, फिर सिलेंड्रेटा है, फिर टीनोफोरा है, फिर प्लैटीहेल्मिन्थिस आएगा, फिर एस्केहेल्मिन्थिस आएगा, फिर एनालीड आएगा, फिर आर्थ्रोपोडा आता है। तो कितना बेटा अब तक इवोल्यूशन हो चुका है। और आर्थ्रोपोडा वो कैटेगरी है बेटा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, इनसे कंपेयर करोगे, हाइड्रा से कंपेयर करोगे, तो इंसेक्ट में वेल ऑर्गेनाइज्ड बेटर नर्वस सिस्टम होगा, where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissue। बेटा what is ganglia, what is brain, मैं आपको कॉकरोच भी पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि उनका ब्रेन क्या होता है। और आगे आने वाले बेटे अभी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी गैंग्लिया क्या होते हैं। अभी आप वेट करो, व्हाट इज गैंग्लिया, अभी आप वेट करना। The vertebrates have more developed neural system। of course vertebrates में ज्यादा developed nervous system होगा as compared to बेटा invertebrates, बिल्कुल सही है। Human neural system is divided into two parts, central nervous system and the peripheral nervous system। Central nervous system में आता है मैम brain and spinal cord and it is the site of information processing and control। Major control तो बेटा central के पास ही होगा। Peripheral nervous system consists of all the nerves of the body associated with the central nervous system। देखो यहाँ peripheral nervous system consists of all the nerves। brain से निकल रही है cranial nerves, ब्रेन से निकल रही है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है स्पाइनल नर्व्स। तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैम वो सारी नर्व्स होती हैं, ऑल नर्व्स बेटा अराइजिंग फ्रॉम, ऑल नर्व्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारी नर्व्स बेटा जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है मैम, वो सारी आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही तो पार्ट है। बिल्कुल सही बात, आगे करें। देखो द नर्व फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बेटा एक्चुअल में तो पता है आपको नर्व फाइबर भी वर्ड ना स्पेसिफिकली एक जगह पे यूज किया जाता है। तो आगे मैं आपको जब न्यूरॉन पढ़ा दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी नर्व फाइबर एक्चुअल में कब यूज करते हैं। एनसीईआरटी तो चलो रैंडमली न्यूरॉन्स नर्व फाइबर ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेती है, जैसे एनसीईआरटी ने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे के जगह पे यूज कर लिया था, ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोल रही है, हालांकि आपको पता है कि एक माइनर डिफरेंस है। वैसे मैं आपको अभी बेटा न्यूरॉन पढ़ा दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी गैंग्लिया वर्ड कब यूज करते हैं, नर्व फाइबर वर्ड कब यूज करते हैं, प्लेक्सस वर्ड कब यूज करते हैं, और एक है बेटा न्यूक्लियाई वर्ड कब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी न्यूरॉन पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगी। पर यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि यार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर होते हैं या न्यूरॉन, अभी आप समझ सकते हो वो दो तरीके के होते हैं मैम, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, एफरेंट वो होते हैं मैम जो इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, एफरेंट या सेंसरी, एफरेंट या सेंसरी, अच्छा सॉरी एफरेंट ही बताया ना पहले, हाँ एफरेंट मैम वो होते हैं, एफरेंट सिग्नल को लेके आ रहे हैं नर्वस सिस्टम तक, ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक, जिसे आप सेंसरी भी बोल सकते हो। वेराज बेटा इफरेंट ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन और टिश्यू। जब आप नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक लेके जा रहे हो तो वो इफरेंट होगा या मोटर न्यूरॉन भी कहलाएगा। ठीक है, याद रखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन आ रही है, आ फॉर एफरेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन एग्जिट कर रही है तो इफरेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू बेटा दो पार्ट्स, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स होती है, वॉलंटरी पार्ट को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वेराज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी होती है। तो ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी, सोमैटिक वॉलंटरी। Autonomic neural system is further classified into beta sympathetic and parasympathetic neural system. Visceral ये भी देख चुके हैं, ऑटोनोमिक के दो पार्ट है, sympathetic, parasympathetic. Visceral nervous system is also the part of peripheral nervous system that comprise the whole complex of nerve, fiber, ganglia, plexus by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. ये सारे words के मतलब मैं आपको बताऊंगी
प्लेक्सस वर्ड यूज किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था, गैंग्लिया वर्ड यूज किया हुआ है, नर्व फाइबर वर्ड यूज किया, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। इन लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि मैम विसरल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें वो सारे बेटा न्यूरॉन्स आते हैं या सारे नर्व्स आते हैं जो मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को विसरा या विसरल ऑर्गन तक लेके जाए, या विसरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आए। मतलब ये कनेक्टेड है आपके विसरल ऑर्गन्स के साथ में। आप एक्चुअल में बेटा या तो ये कह दो कि विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, even you can say it's a part of your autonomic nervous system only. Basically visceral organs से specifically अगर connected है तो visceral nervous system हो गया, अलग से कोई nervous system नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा? Yes everyone, sensory और motor neuron समझ में आ गया बेटा? अब हमें क्या करना है बेटा? हमें न्यूरॉन, ये जो हम बचपन से डायग्राम बनाते आ रहे हैं बेटा, हमें न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालोगे बेटा न्यूरॉन, हेडिंग डालोगे बेटा न्यूरॉन विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस टिश्यू। और हम न्यूरॉन को बेटा बनाते हैं एक बारी, ठीक है, हम न्यूरॉन को एक बारी बनाते हैं। आप ऐसे हेडिंग डालो, तो मैं एक बेटा नए पेज पे ही न्यूरॉन बनाऊंगी यहाँ, ठीक है। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं? मेन 3 पार्ट्स होते हैं। आपने अभी अभी एक लाइन पढ़ी, न्यूरॉन डिटेक्ट, रिसीव एंड बेटा ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और आगे भेजती है। एक्चुअल में न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया डेंड्राइट्स, एक हो गया बेटा आपका सेल बॉडी, और एक हो गया बेटा आपका एक्सॉन। तो अगर मैं देखूं और इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन पहले अगर मैं देखूं, मैं थोड़ा टेढ़ा करके न्यूरॉन बनाऊंगी बेटा। टेढ़ा इसीलिए बनाती हूँ ताकि इसके बेटा लेफ्ट राइट साइड पे हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन को लिख सके, ठीक है। तो आप भी थोड़ा टेढ़ा करके बना सकते हो चाहो तो। हालांकि ये हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, लेकिन बचपन वाले में और इस वाले में थोड़ा सा तो बेटा एडवांस लेवल होगा ना। अब बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो वो तो बचपन वाला है, अब तुम बचपन से बेटा काफी बड़े हो चुके हो। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स जो न्यूरॉन के बेटा बेसिक्स हम बताते हैं वो आपको बहुत क्लियरली नजर आएंगे। ये है बेटा नंबर 1 डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ये बेटा नंबर 2 जिसके अंदर आपको ना एक न्यूक्लियस नजर आता है, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म इसके चारों ओर नजर आता है, और भी कुछ कुछ नजर आता है जो मैं आपको बताऊंगी। ये है आपकी सेल बॉडी या साइटोन, इसके मल्टीपल नाम हैं, इसको सेल बॉडी बोल सकते हो। आपको दिख तो रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ना ये, चलो मैं एक बार एडजस्ट करवा देती हूँ बोर्ड को बुला के, ठीक है। सेल बॉडी, साइटोन या सोमा, बेटा ये एक ही चीज के मल्टीपल नाम हैं, सेल बॉडी, साइटोन या सोमा। दिस इज द सेल बॉडी, साइटोन और सोमा। इससे कनेक्टेड जो बेटा ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिख रही है, ये छोटी छोटी, ये बोर्ड कट रहा है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस बेटा क्या कहलाती है? छोटी छोटी ब्रांचेस कहलाती है डेंड्राइट्स, ठीक है। ये है आपका सेल बॉडी। अच्छा आप जरा ध्यान देना बेटा, ये जो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी के न्यूक्लियस के चारों तरफ है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। साथ में एडजस्ट कर दे कोई नहीं। तो ये जो बेटा सेंटर पे आपको न्यूक्लियस के चारों ओर दिख रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस के चारों ओर आपको उसका साइटोप्लाज्म दिख रहा है, राइट। ये साइटोप्लाज्म से ही बेटा निकली हुई छोटी ब्रांचेस, साइटोप्लाज्म से निकलती हुई छोटी ब्रांचेस, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। छोटी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट्स। और सबसे बड़ी साइटोप्लाज्म की जो ब्रांच होती है, देखो ना ये भी बेटा ऐसे नहीं होता है, कई लोग इसे ऐसे बनाते हैं, डेंड्राइट की ऐसी ब्रांच नहीं है, ये साइटोप्लाज्म को लेके निकली हुई एक टहनी है, साइटोप्लाज्म को लेके निकली हुई बेटा एक टहनी है, ठीक है, ऐसी नहीं है। तो ये छोटी वाली जो बेटा साइटोप्लाज्म को लेके निकली हुई टहनी होती है, और थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या दिख रहा है? हाँ तो कोई बात नहीं, पर इसको एडजस्ट करो ना, ये ऐसे थोड़ी दिख सकता है, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो लंबी वाली बेटा प्रोसेस निकली होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सॉन,
इसे बोलते हैं एक्सॉन। द लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। तो ये बेटा आपको बेसिक 3 चीजें, हाँ ठीक है, ये बेटा आपको बेसिक 3 चीजें नजर आ रही है, दैट इज नंबर 1 डेंड्राइट्स, नंबर 2 सेल बॉडी साइटोन एंड नंबर 3 बेटा एक्सॉन। ये तो बेसिक 3 चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वैसे तो बेटा डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और उस इंफॉर्मेशन को भेजती है सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, वो इस इंफॉर्मेशन को बेटा ऑफ कोर्स प्रोसेस करेगी और उस इंफॉर्मेशन को आगे भेजेगी। आगे कहां भेजती है? एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन से वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होके कहां जाएगा बेटा? ये न्यूरॉन हो सकता है अगले न्यूरॉन से कनेक्टेड हो, ये न्यूरॉन हो सकता है एक ऑर्गन से कनेक्टेड हो, ये न्यूरॉन हो सकता है ग्लैंड से कनेक्टेड हो, इंफॉर्मेशन कहीं मसल से कनेक्टेड हो, कहीं पे भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। इंफॉर्मेशन आती है कहां से? डेंड्राइट से। प्रोसेस कहां होती है? सेल बॉडी में, और एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए इस जगह पे आती है। इस जगह को बेटा क्या बोला जाता है? एक्सॉन का टर्मिनल। थोड़ा बहुत तो इसके बारे में मैंने आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बताया था। इसे बोलते हैं बेटा एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल मतलब एकदम एक्सॉन का एंड। अब पहले तो मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देती हूं, ठीक है, फिर मैं यहां बताऊंगी साइटोप्लाज्म और ये और वो सारी चीजें यहां पे मैं बताऊंगी, क्योंकि ये चीज थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने लोकोमोशन में जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था तो ये चीज काम में वहां पे भी आई थी। ये क्या है बेटा? ये होती है साइनेप्टिक नॉब्स। याद आ रहा है? इसी साइनेप्टिक नॉब के साथ में तो आपने मसल फाइबर का बेटा जंक्शन बनाया था। दिस इज अ साइनेप्टिक नॉब, एक गांठ, साइनेप्टिक नॉब। इस नॉब के अंदर बेटा क्या है? वो बैग्स जिसके अंदर भरा हुआ है आपका वो इंफॉर्मेशन केमिकल के फॉर्म में। इसे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वर्ड क्यों बार बार यूज करते हैं? क्योंकि आप आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में जंक्शन बनाता है जिसे बोलते हैं साइनैप्स। इसीलिए उस चीज में जो भी चीज रोल प्ले करेगी उसके लिए साइनेप्टिक वर्ड कर देते हैं। तो दिस इज साइनेप्टिक नॉब। इसके अंदर जो हरे रंग का बेटा हमने बनाया ये है साइनेप्टिक वेसिकल, ये है साइनेप्टिक वेसिकल। और इसके अंदर बेटा जो केमिकल भरे होंगे, जो केमिकल्स बेटा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, जिसको रिलीज करने पर बेटा आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, दीज केमिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर। अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहां तक तो कोई दुखद समस्या नहीं है बेटा। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो दिस इज साइनेप्टिक एंड या एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे बेटा साइनेप्टिक नॉब, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी। ये क्या है मैम? ये है न्यूक्लियस। बेटा एक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि आपके ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के चारों ओर बेटा ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, या प्रोटोप्लाज्म बोल लो या साइटोप्लाज्म बोल लो। इसी साइटोप्लाज्म की बेटा ब्रांचेस है, छोटी छोटी एक्सटेंशन है। तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को तो आप डेंड्राइट बोलते हो। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक एक्सटेंशन या ब्रांचेस बोल रहे हो। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को तो बेटा आप क्या बोल रहे हो? आप अरे 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 सेल बॉडी थोड़ी बोल रहे हो, डेंड्राइट्स बोल रहे हो। बेटा इतना सारा मिटाना पड़ गया। ये स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक ब्रांचेस, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बोल लो। और एक्सॉन क्या है बेटा? लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक ब्रांच। इनफैक्ट जो सबसे लंबा साइटोप्लाज्मिक ब्रांच होता है वही तो एक्सॉन होता है। अब 2016 में जो क्वेश्चन आया था बेटा वो ये कि आपके पूरे न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम बेटा कौन करता है? तो पूरे न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं ये स्ट्रक्चर्स। ये जो मैं ऑरेंज कलर के बना रही हूँ इन्हें बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल। ये निजल्स ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ सेल बॉडी के नहीं, ये सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में तो है ही, लेकिन आप देख पा रहे हो ये एक्सॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जिन्हें बोलते हैं
निजल्स ग्रैन्यूल, ये निजल्स ग्रैन्यूल क्योंकि राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं तो ऑब्वियसली ये मैम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं? पूरे सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये एक्सॉन में नहीं प्रेजेंट है मैम, बट ये आपके सेल बॉडी और ये आपके डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये 2016 में सवाल आया था कि ये किसकी बनी है और ये कहां कहां प्रेजेंट होती है। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज नथिंग बट द निजल्स ग्रैन्यूल। दिस इज द निजल्स ग्रैन्यूल। निजल्स ग्रैन्यूल कहां प्रेजेंट है? पहले तो ये लिखो, इन डेंड्राइट एंड सेल बॉडी, इन डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। ये करती क्या है बेटा और बनी किसकी होती है? मेड ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। और करती क्या है बेटा? ये सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस। ये करती क्या है बेटा सेल के लिए? ये करती है प्रोटीन सिंथेसिस। करती क्या है ये? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर होगी बच्चों ये बात, राइट? अब न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी हो गई बेटा, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी और आगे भेजेगी सेल बॉडी तक। ये भी बात समझ में आ गई। मैं आगे आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको बेटा पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कैसे, ठीक है? अब आप एक्सॉन को जरा ऑब्जर्व करो। अब एक्सॉन से रिलेटेड चीजें बची है, बाकी तो बेटा हो गया। डेंड्राइट की प्रॉपर्टी हो गई, सेल बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई, निजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं हो गया, साइनेप्टिक नोड्स क्या होते हैं, वेसिकल्स क्या होते हैं, सब कुछ हो गया। एक्सॉन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक्सॉन के ऊपर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? जैसे कि बेटा लेमा वर्ड हम जैसे प्लाज्मा लेमा, लेमा कवरिंग को यूज करते हैं, या सार्कोलेमा, लेमा कवरिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे लेमा, सार्कोलेमा किसको बोल रहे हो? मसल्स, मसल फाइबर के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेमा के लिए बेटा लेमा वर्ड क्यों यूज करते हो? कवरिंग, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे अगर मैं बेटा आपसे कहूं एक्सॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा जी क्या बोला जाता है, तो बोलोगे एक्सोलेमा। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, the plasma membrane of axon, it is called as beta axolemma। क्या मेरी बात समझ गए? एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। उसी तरीके से बेटा वैसे तो तुम बोल सकते हो कि मैम एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे सिंपली साइटोप्लाज्म बोल दो, बोल तो सकते ही हैं, लेकिन अगर बेटा मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को भी कुछ स्पेसिफिक बुला सकते हैं तो आप बोल दो एक्सोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। कोई दुखदर समस्या यहां तक? ठीक है। अब देखो बेटा ये जो मैंने एक न्यूरॉन बनाया है ना आपकी बॉडी के अंदर ना, इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी एपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर क्या होते हैं और मल्टीपोलर क्या होते हैं। ये मल्टीपोलर है। ये मल्टीपोलर क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एक्सॉन लेकिन मल्टीपल डेंड्राइट्स है। बहुत सारे डेंड्राइट्स होने की वजह से ऐसे न्यूरॉन बॉडी में जब भी दिखेंगे तो ये मल्टीपोलर होते हैं, जो आपके ज्यादातर बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मल्टीपोलर न्यूरॉन ही दिखते हैं। बाइपोलर तो बेटा गिने चुने होते हैं, सूडो यूनिपोलर तो गिने चुने हैं। मैक्सिमम जो न्यूरॉन बॉडी के अंदर होते हैं वो ऐसे होते हैं। इसीलिए बेटा जब भी आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनवाया जाता है तो ऐसा ही बनवाया जाता है। बट बेटा आगे आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जहां आपको पढ़ना है अबाउट माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ हो और एक न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ ना हो। पर ये माइलिन शीथ होती क्या है, कौन बनाती है, कहां होती है? अगर आप इस डायग्राम को यहीं छोड़ दो, अगर आप इस डायग्राम को यहीं छोड़ दो तो ये बेटा जी एक डायग्राम है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का। ये डायग्राम किसका है? एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का। लेकिन आप इसको यहां पे छोड़ तो सकते हो, बट बेटा मुझे तुम्हें माइलिनेटेड पढ़ाना है, तो जब माइलिनेटेड पढ़ाना है तो बेटा यहां बना के बताना पड़ेगा। अब मैं आपको ना श्वान सेल्स के टर्म में बताती हूँ, क्योंकि आपने बेटा दो न्यूरोग्लियल सेल्स लिखे हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल, जो पैकेजिंग करती है। अभी मैं आपको वही चीज बेटा लिखवाऊंगी कि ये पैकेजिंग करती है। जैसे गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट के रैप को पैक कर देते हो, वैसे माइलिन के ऊपर भी न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर भी बेटा पैकिंग करते हो। किसकी पैकिंग? लिपिड की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे माइलिन शीथ बोलते हैं, जिसे श्वान सेल्स भी बनाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी बनाते हैं। बट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
कोई और सेल्स बना रहे होते हैं उसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई और सेल्स बना रहे होते हैं, उसी को तो बेटा अभी डिस्कस करना है। फिलहाल मैं तुम्हें मान के चल रही हूँ कि यार देखो ये आपकी एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ ये माइलिन शीट बना रही हूँ। पहले आप बनाओ फिर मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ऐसा डायग्राम बनाते हैं ना बच्चों को एकदम गलत बेटा समझ में आता है कि माइलिन शीट कैसे है। ये येलो कलर से बेटा जो मैंने आपको बेटा बना के बताई है लेयर, ये है आपकी माइलिन शीट। पहले तो सुनना मेरी बात ध्यान से, दिस इज योर माइलिन शीट, ठीक है। पहली बात, माइलिन शीट अगर मेरे हाथ को एक्सॉन मानो तो माइलिन शीट ऐसे नहीं है, ये दिख रही है कि ऐसे है, माइलिन शीट कतई ऐसे नहीं होती है। ये मैंने सेक्शन बनाया हुआ है तो इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है, माइलिन शीट ऐसे थोड़ी है। माइलिन शीट कैसे होती है बेटा, ऐसे कवर्ड है, पूरे न्यूरॉन के अराउंड है इस तरीके से। फिर यहाँ पे बेटा एक स्पेस छूट गई, गैप छूट गया, फिर कवर्ड है, फिर एक गैप छूट गया, फिर कवर्ड है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? माइलिन शीट ऐसे और ऐसे नहीं है, माइलिन शीट इस तरीके से रैप्ड है, कवर्ड है एक्सॉन के ऊपर, बट लगातार कवर्ड नहीं है। माइलिन शीट लगातार कवर्ड नहीं है बेटा, माइलिन शीट के बीच बीच में मैम स्पेस है, माइलिन शीट के बीच बीच में मैम गैप है। इन गैप्स को बेटा क्या बोलते हैं? इन गैप्स को बोलते हैं बेटा नोड्स ऑफ रैनवियर। अच्छा मैंने सारा यहीं पे लिख दे रही हूं, यहां लिख रही हूं इसे। इन गैप्स को बेटा क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होते हैं? गैप्स बिटवीन माइलिन शीट, गैप्स बिटवीन माइलिन शीट। माइलिन शीट के बीच बीच के गैप्स को बेटा बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। पहले ये बात समझ आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? माइलिन शीट कौन बनाता है सब समझाऊंगी, माइलिन शीट क्या करता है बताऊंगी। माइलिन शीट एक लिपिड की बनी हुई है, ये बेटा यहां पे मैं डायग्राम में नहीं लिख रही हूं बेटा, घिचपिच हो जाएगी, ठीक है, वो मैं अलग से लिखवाऊंगी। लिपिड की बनी हुई, जैसे बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं ना, उनका क्या फंक्शन है? इंसुलेशन का काम करना, फ्री कंडक्शन नहीं होता उसके अक्रॉस, आपके जैसे वायर के ऊपर इंसुलेशन हो जाती है। तो बेटा आपके भी ना, अब पूरे तार को तो बेटा इंसुलेट नहीं कर दोगे ना, एक्सॉन तो बेटा न्यूरॉन कंडक्शन कर रहा है, अब अगर तुम पूरे एक्सॉन के ऊपर ही बेटा इंसुलेशन कर दोगे, कहीं पे गैप नहीं रखोगे, तो इसमें कंडक्शन कराओगे कैसे? तो लॉजिकल सी बात है बेटा, पूरे तार को, पूरे एक्सॉन को कंप्लीटली इंसुलेट नहीं करना है, पर करना क्यों है ये कारण बेटा जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा। अभी तो ये याद रखना है कि मैम हमारी जो एक्सॉन है उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन हो भी सकती है माइलिन वाली, नहीं भी हो सकती। अगर नहीं है मैम तो वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाती है, अगर है मैम तो वो माइलिनेटेड कहलाती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जो माइलिन शीट है वो एक कंटिन्यूअस शीट नहीं होती है, चाहे फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हो चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हो, कंटिन्यूअस नहीं होती है, उनके बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं और ब्रेकिंग पॉइंट्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। यहां तक पहले कोई दुखद समस्या? मैं इस पॉइंट को पहले लिखना चाह रही हूं, आगे का एक लास्ट एक बात बताने से पहले मैं ये बात लिखना चाह रही हूं, ठीक है। आप बेटा क्या करेंगे, पहले डायग्राम को कंप्लीट कर लेना, और चाहो तो बेटा डायग्राम में तो अब जितना कुछ आना है वो आएगा, आप इस बात को पहले लिखो, आप इस बात को लिखो। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि जो न्यूरॉन्स होती है मैम जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर माइलिन शीट हो। मैंने आपसे कहा कि मैम न्यूरॉन तो दो प्रकार की हो सकती है, एक जिसके एक्सॉन के ऊपर कोई रैपिंग नहीं है, एक जिसके ऊपर है। एक हो सकती है मैम माइलिनेटेड, एक हो सकती है मैम अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, ये दो तरीके की मैम न्यूरॉन्स हो सकती है, ठीक है। पहली बात तो बेटा मैं आपको ये लिखवा दूं, डेफिनेशन क्या है? माइलिन शीट इज प्रेजेंट, माइलिन शीट इज प्रेजेंट
माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, ठीक है। ये अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, यहां पे मैं लिख रही हूं माइलिन शीथ इज एब्सेंट, माइलिन शीथ इज एब्सेंट, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो अनमाइलिनेटेड हो गई, प्रेजेंट है तो मैम माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गई। बेटा देखो, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, सुनना ये लाइन बहुत ध्यान से, मैं एनसीईआरटी में रीड भी कराऊंगी। बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन हो या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन हो, ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में पाई जाती है। ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है या अनमाइलिनेटेड है, ये सेंट्रल में भी मिलती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलती है। बट बेटा बट माइलिनेटेड more commonly found in central nervous system। अगर आप देखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादातर जो न्यूरॉन्स होती है वो माइलिनेटेड वाली मिलती है मोर कॉमनली, और अगर आप देखोगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन मोर कॉमनली फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोर कॉमनली फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बात समझ गए मेरी? क्या मेरी बात समझ गए? माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड सेंट्रल में पेरिफेरल दोनों में मिलती है बेटा। माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड सेंट्रल में भी मिलेगी, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड पेरिफेरल में भी मिलेगी। बट अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं मैम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉमनली जो न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं मैम माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर मैं पेरिफेरल की बात करूं, वहां पे जो कॉमनली मैम न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैम, ये जो माइलिन की शीथ है, जो आप बोल रहे हो इंसुलेशन की तरह काम कर रही है, जो लिपिड की बनी हुई है, ये बनाते कौन से सेल्स हैं? ये पैकेजिंग कौन से सेल्स करते हैं? आपको पता है कि वो न्यूरोग्लियल सेल्स करते होंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्ट एंड पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन को बनाने वाले सेल्स अलग होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाने वाले सेल्स अलग होते हैं, जो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। एक नोट डाल के और लिखो बेटा, एक नोट डाल के और एक बात लिखो, माइलिन शीथ इज लिपिड एनरिच, लिपिड्स की बनी हुई होती है, लिपिड एनरिच शीथ which act as insulator, जैसे बेटा तारों के अराउंड इंसुलेशन होती है, वहां से कंडक्शन नहीं हो सकती। आप सोचोगे कि मैं वहां से कंडक्शन नहीं हो रही, तो न्यूरॉन से कंडक्शन होती कहां है? न्यूरॉन तो कंडक्शन कर रहा है, अगर आपने उसको इंसुलेटर कर दिया तो कंडक्शन कैसे होगी? गैप है ना भाई, नोट्स ऑफ रैनवियर है, आप नोट्स ऑफ रैनवियर से कंडक्शन करा सकते हो, कैसे कराते हो वो तो आगे की बात है, ठीक है। विच एक्ट एज इंसुलेटर, हेंस no free conduction across them, but there are gaps called nodes of Ranvier, where free conduction is seen, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं पहले बेटा एक पॉइंट लिखवाऊंगी, फिर उसे एक्सप्लेन मैं डायग्राम में करूंगी, ठीक है। माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड समझ लग गया, दोनों बेटा सेंट्रल पेरिफेरल में होते हैं, बट ये सेंट्रल में ज्यादा कॉमन होते हैं, वो पेरिफेरल में ज्यादा कॉमन होते हैं। माइलिन लिपिड की बनी हुई होती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, फिर कंडक्शन कैसे होगा? मैम माइलिन कंटिन्यूअस तो होती ही नहीं है, बीच बीच में ब्रेक होते हैं, जिन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर बोला जाता है, जिसके अक्रॉस मैम फ्री कंडक्शन होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या समझाने जा रही हूं बेटा, पहले लिखवा देती हूं, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल दोनों में है, आपने बताया ना। माइलिनेटेड न्यूरॉन सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों में है, लेकिन ज्यादा कॉमनली कहां है? सेंट्रल में। बट बेटा जी
माइलिनेटेड न्यूरॉन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो माइलिन शीथ वहां पे कौन बनाएगा, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो वहां माइलिन शीथ कौन बनाएगा। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो वहां बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म्स माइलिन। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेटा माइलिन शीथ बनाएगी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है। अगर वहां पे कहीं पे भी आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन दिख रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि मैम वहां की माइलिन शीथ तो ओलिगोडेंड्रोसाइट ने ही बनाई होगी। लेकिन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो श्वान सेल secretes the myelin, श्वान सेल secretes the myelin। क्या मेरी बात समझ गए? माइलिनेटेड न्यूरॉन सेंट्रल पेरिफेरल दोनों में हो सकता है, पर बनाने वाले सेल्स अलग हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन बना रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अगर बेटा न्यूरॉन है माइलिनेटेड तो वो श्वान सेल्स बनाएगी। यहां पे मैंने श्वान सेल्स तो नहीं बोल दिया। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स उसे बनाएगी, और अगर बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो उसे श्वान सेल बनाएगी। क्या मेरी बात समझ गए? अब बेटा मैं एक बारी आपको उस डायग्राम में वापस लेके चलती हूँ, ये वाला। अभी तक तो आपने इसमें माइलिन शीथ देखी, देखो मैं वापस से बताऊं। न्यूक्लियस, निसल्स ग्रैन्यूल, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म, एक्सॉन, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, अंदर का कंटेंट साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ये है एक्सॉन का टर्मिनल, ये है साइनेप्टिक नॉब्स, उसके अंदर है बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसके अंदर है बेटा केमिकल्स जिन्हें आप बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसके ऊपर अगर माइलिन बना दी तो ये होगी येलो वाली आपकी माइलिन शीथ। मैम जो माइलिन शीथ के बीच बीच में आपको गैप दिख रहा है उसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, जिसके अक्रॉस मैम फ्री कंडक्शन हो सकता है। एक चीज बेटा अभी मैं आपको और बता देती हूँ जो बचा हुआ है, ठीक है? पहले बना लेते हैं इसको। ये जो बेटा मैंने आपको एक चीज बना के बताई है ना, थोड़ा पिंकिश पर्पलिश कलर से, पहले लिख लेते हैं, समझाती हूँ फिर। ये आपकी श्वान सेल्स, एनसीईआरटी में वैसे दिखाया होगा, आई एम श्योर, वही चेक कर लेते हैं। दिखाया है ना? हाँ दिखाया हुआ है बेटा, माइलिन शीथ नहीं दिखाई हुई, श्वान सेल्स से दिखाया हुआ है। चलो दिखाया हुआ है ना, बस ठीक है। ये जो दिखाया हुआ है दिस इज योर श्वान सेल एंड दिस इज न्यूरीलेमा। कवरिंग ऑफ श्वान सेल। सुनना बेटा मेरी बात, ठीक है? ये लास्ट चीज है। देखो हमने माइलिनेटेड न्यूरॉन तो पढ़ लिया, हमने बोला कि मैम माइलिनेटेड न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो उसे बनाएगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो उसे बनाएगी श्वान सेल। डन है, ये बात तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे बेटा मैंने अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। क्यों समझ में आ गया कि ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने श्वान सेल बनाए हुए हैं, और जहां मैंने श्वान सेल दिखा दी है मतलब आपको ये समझ जाना है कि मैम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखाया होगा मैंने। अब बेटा मैंने श्वान सेल्स कैसे दिखाएंगे? ये जो मैंने डॉट दिखाए हुए आप समझ जाओ कि ये श्वान सेल्स है। श्वान सेल्स बेटा माइलिन शीथ सिक्रीट कर रही है, तो आप ऐसे समझो अगर ये मेरा एक्सॉन है, ये मेरी एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिससे मैं बोल रही हूँ एक्सोलेमा, और ऐसे इमेजिन करो ये श्वान सेल है, ठीक है? ये श्वान सेल को इमेजिन करना है। श्वान सेल माइलिन सिक्रीट कर रही है, श्वान सेल माइलिन बना रही है, तो श्वान सेल बाहर दिख रही है आपको और वो माइलिन अंदर की तरफ बनाएगी, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर श्वान सेल यहाँ प्रेजेंट है तो माइलिन सिक्रीट कर रही है अंदर की तरफ, तो माइलिन इसके अराउंड बन रहे हैं। ये बात सबको समझ लग रही है? ये श्वान सेल है एक्सॉन के ऊपर, ये माइलिन सिक्रीट कर रही है, तो माइलिन शीथ आपके एक्सॉन के ऊपर आपको नजर आ रही है, राइट?
जो ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूअस लेयर है। कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, हाँ। लेकिन बेटा आपको श्वान सेल के अराउंड एक कवरिंग दिख रही है, ये पिंक कलर वाली जो कंटिन्यूअस कवरिंग होती है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। ये कंटिन्यूअस कवरिंग बेटा आपकी श्वान सेल की कवरिंग होती है। एक्चुअल में उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं न्यूरीलेमा, कवरिंग ऑफ श्वान सेल। अगर सेल ये है तो सेल की कवरिंग तो बाहर की तरफ ही होगी ना, अंदर की तरफ तो नहीं होगी। अगर ये सेल है बेटा, मैं ये रख के बता रही हूं, समझो ये सेल है तो सेल की कवरिंग तो बाहर ही होगी ना, तो ये न्यूरीलेमा, ये न्यूरीलेमा जो सेल श्वान सेल की कवरिंग है, ये श्वान सेल, और श्वान सेल ने माइलिन बनाई अंदर की तरफ। समझ गए, क्या समझ गए? ये आपकी एक्सॉन, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, एक्सॉन के ऊपर ये सेल था मैम श्वान सेल जिसने माइलिन सिक्रीट किया, तो एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के ऊपर माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के ऊपर न्यूरीलेमा जो श्वान सेल की कवरिंग है। क्या सब बच्चों को समझ लग गया? न्यूरीलेमा सिर्फ श्वान सेल के ऊपर ही होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के ऊपर नहीं होती। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बट उसके ऊपर कोई न्यूरीलेमा की कवरिंग नहीं होती, सिर्फ श्वान सेल के ऊपर होती है। ये बात मैं आपको लिखवा भी दे रही हूं बेटा यहां, ठीक है, इनकी कवरिंग को मैं लिखवा भी दे रही हूं। इट्स कवरिंग इज न्यूरीलेमा, और ये बेटा न्यूरीलेमा एक कंटिन्यूअस लेयर होती है। ये न्यूरीलेमा एक कंटिन्यूअस लेयर है मैम, ये बिना किसी ब्रेक के है। यहां मैम ओलिगोडेंड्रोसाइट में कोई न्यूरीलेमा नाम का कवरिंग नहीं होता, नो न्यूरीलेमा। दैट्स ऑल बेटा, इतना ही करना था हमें। अगर आप एक याद रखने के लिए एक चीज याद रखना चाहो कि अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ मूव करूं तो मुझे सबसे पहले एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन मिल रही है। अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन बना रही हूं, एक्सोलेमा के ऊपर मुझे माइलिन मिल रही है अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो, और अगर बेटा उसके ऊपर देखूं तो मुझे न्यूरीलेमा दिख रहा है। सेल्स नहीं बना रही ना मैं, ऑफकोर्स श्वान सेल होगी, श्वान सेल की कवरिंग न्यूरीलेमा। ये आप कह सकते हो कि मैम ये मुझे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो मुझे अंदर से बाहर जाने पर ये लेयर्स नजर आएंगी। किसी को कोई दुख दर्द समस्या कि ये लेयर्स कैसे नजर आई? एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के ऊपर बेटा ये इनसाइड से आउटसाइड, ठीक है जी, कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। अब बेटा मैं कुछ टर्म्स का मतलब आपको बता देती हूँ, ठीक है, कुछ टर्म्स का मतलब बता देती हूँ, फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन करेंगे। ये डायग्राम को भी एक बारी देख लो। और ये ना बेटा एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, देखा जाए तो ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके के न्यूरॉन दिए, मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। ये मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर क्यों है ये मैं आगे लिखवा दूंगी, क्योंकि मल्टीपल डेंड्राइट्स होती है इसके पास, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम में क्या बनाया हुआ है बेटा? न्यूक्लियस, सेल बॉडी, निजल्स ग्रैन्यूल दिखाए हुए हैं बच्चों, ये डेंड्राइट्स दिखाई हुई है, ये एक्सॉन दिखाया हुआ है, ये बेटा श्वान सेल दिखाई हुई है, ये माइलिन शीथ बनाया हुआ है, ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर बनाए हुए हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये साइनेप्टिक नॉब, मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाली थी, हाँ कुछ टर्म्स का बेसिक मतलब मैं आपको पहले समझा देती हूँ, अगेन नोट डाल के। ये टर्म्स का बेसिक मतलब बेटा याद रखना, जब मैं आपको आगे ब्रेन भी पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे भी ये टर्म्स बेटा यूज होंगे, तो अभी से याद रख लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, किस चीज को, लेकिन जैसे न्यूक्लियाई वर्ड यूज करो, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, एक टेबल बनाते हैं, रुको इसी से बनाते हैं। Number 1, collection of cell body, collection of cell body, and number 2, collection of axons.
न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, ट्रैक्ट, नर्व फाइबर। बेटा देखो, जब भी आप न्यूक्लियाई या गैंग्लिया वर्ड सुनते हो, आपने बेटा भी न्यूरॉन का डायग्राम बनाया, जहां पे भी आपको क्लस्टर ऑफ, कलेक्शन ऑफ, एक साथ इकट्ठे हुए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज दिखें, सेल बॉडीज का कलेक्शन दिखे, और सेल बॉडीज का कलेक्शन अगर आपको दिख रहा है, इकट्ठी हुई सेल बॉडी दिख रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियाई। बहुत दफा ये यूज होगा भी बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी न्यूक्लियाई वर्ड यूज किया हुआ है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से क्या समझना है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर यही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिख रही है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बच्चों गैंग्लिया। इन द सेम वे अगर बेटा एक्सॉन्स का कलेक्शन आपको दिख रहा है, एक्सॉन्स का बेटा आपको जमावड़ा दिख रहा है, इनका एग्रीगेशन, इनका कलेक्शन दिख रहा है, और वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिख रहा है, तो उसे ट्रैक्ट बोलते हैं। इसी चैप्टर में आगे यूज भी होगा जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी। और अगर आपको बेटा वही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिख रहा है तो उसके लिए नर्व फाइबर वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियाई, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रैक्ट, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर। एक वर्ड यूज बेटा आपने देखा होगा प्लेक्सस। प्लेक्सस का क्या मतलब होता है? प्लेक्सस का मतलब होता है जाल। प्लेक्सस का मतलब है बेटा जाल। प्लेक्सस ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन्स का जाल, न्यूरॉन्स का नेटवर्क। उसके लिए बेटा आप क्या वर्ड यूज करते हो? प्लेक्सस। ये कुछ बेसिक्स टर्म बेटा आपको क्लियर हो गई, कुछ बेसिक टर्म आपको क्लियर हो गई। अब बेटा बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कर लेते हैं। बस आज का वही टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन एज पर एनसीईआरटी पहले करेंगे, फिर मैं आपको कुछ अलग भी मतलब एक दो नाम और बताऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन्ड होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप जाओ तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास कितने डेंड्राइट्स, कितने एक्सॉन हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन। नंबर 1 यूनिपोलर न्यूरॉन, नंबर 2 बाइपोलर न्यूरॉन, एंड नंबर 3 बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो तुम पढ़ चुके हो। अच्छा, पोलर वर्ड क्यों यूज किया? पोलर का मतलब होता है दो पोल्स बेसिकली। एक न्यूरॉन्स में पोल्स होते हैं, एक पोल प्रोवाइड करता है उसका एक्सॉन और एक साइड का पोल प्रोवाइड करता है डेंड्राइट। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रा में ए पोलर न्यूरॉन है बेटा। ए का हम मोस्ट कॉमनली बायो में ए का मतलब क्या समझते हैं, मतलब जूलॉजी में मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया है, ए का मतलब होता है एब्सेंस। ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी पोलैरिटी। ए का मतलब एब्सेंट, ए का मतलब होता है एब्सेंट। ए पोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं और एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब भी नहीं किया। एनसीईआरटी कहती है डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स की प्रेजेंस पर बेटा हम यूनी, बाई और मल्टीपोलर बोलते हैं। ए पोलर का मतलब होता है कोई पोलैरिटी नहीं है, उनके पास कोई डेंड्राइट्स ही नहीं होते, कोई एक्सॉन ही नहीं होता। सोचो कितना बेटा प्रिमिटिव, कितना पुराना, कितना बेसिक टाइप का न्यूरॉन है और वो क्या ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाएगा। ए पोलर न्यूरॉन जो हाइड्रा में दिखते हैं, जो हमने लिखे हैं, मैं लिखवा दूंगी नोट डाल के। यूनी का मतलब होता है सिंगल। यूनी का क्या मतलब होता है बेटा? सिंगल। पोलर का मतलब मैम पोलैरिटी, एक सिंगल पोल होगा इसके पास। अब मैंने आपको बोला न्यूरॉन्स के पास पोल कौन दे रहा है? पोल इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? या तो एक्सॉन या तो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक तरफ है वो भी पोल है, एक्सॉन एक तरफ है वो भी पोल है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में बेटा सिर्फ एक ही पोल होती है, इनके पास कोई डेंड्राइट्स नहीं होती, सिर्फ एक्सॉन होती है। सेल बॉडी तो है ही, सेल बॉडी तो है सब में, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, ओनली एक्सॉन प्रेजेंट बेटा। कोई डेंड्राइट इसके पास नहीं होती है, कोई डेंड्राइट इसके पास नहीं होती है। हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेटा जब हम एम्ब्रियो थे, मम्मी के यूट्रस के अंदर थे, हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेटा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो बाद में बेटा मल्टीपोलर में और बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो यूनिपोलैरिटी का मतलब सिंगल पोल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सॉन दिख रहा है, कोई डेंड्राइट नहीं है, नो डेंड्राइट डायग्राम में दिख रहा है। बाईपोलर का क्या मतलब है? दो पोल्स होंगे। अब आप बोलोगे मैम मल्टीपोलर भी तो जो आपने बोला कि वो मल्टीपोलर है मैम, उसमें भी तो डेंड्राइट्स थे, फिर वो बाईपोलर कैसे हुआ मैम? वो भी तो मल्टीपोलर है। नहीं, बाईपोल मतलब बेटा आप देखो, ये आपका सेल बॉडी, सेल बॉडी से सिर्फ एक डेंड्राइट दिख रहा है, बहुत सारे डेंड्राइट्स नहीं बनाए हैं, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, बहुत सारे डेंड्राइट्स नहीं बनाए। ये थोड़ा एलियन जैसा लगने लगता है। सिर्फ एक डेंड्राइट, सिर्फ एक एक्सॉन। मल्टीपोलर में बेटा होता है कि बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन तो एक ही होता है। वैसे ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आपने बनाया होगा, बट जस्ट कंपेयर करने के लिए, जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स थे, यहां एक ही डेंड्राइट, वन डेंड्राइट वन एक्सॉन, वन डेंड्राइट वन एक्सॉन, दैट इज बेटा बाइपोलर न्यूरॉन। समझ गए? एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। हालांकि बेटा देखो आप लोगों का तो डिलीट कर दिया है आई, ईयर, सब है ना, उसमें पढ़ाते थे बेटा कि आपकी आंखों में रेटिना में, रेटिना ऑफ आई, वहां पे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। आपको नोज में पढ़ाया जाता था ऑल्फैक्शन में, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, और तो स्मेल के लिए जो स्ट्रक्चर सेंसरी पढ़ाते थे उसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पढ़ाते थे, उस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी बेटा बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। लेकिन आपको अभी भी एग्जाम्पल तो याद रखना है, क्योंकि बाइपोलर थोड़ी हटाया एनसीईआरटी में से, आई और ईयर हटा दिए हैं और सेंसरी स्ट्रक्चर हटा दिए हैं, पर कोई लोड नहीं है आप, लेकिन ये जरूर याद रखोगे। सो रेटिना ऑफ द आई में बेटा बाइपोलर न्यूरॉन, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी बेटा बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। यूनिपोलर सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में। मल्टीपोलर बेटा मोस्टली आपके ब्रेन में, सेरिब्रम में, मोस्टली जब मैं आपको सेरिब्रम पढ़ाऊंगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का ही हिस्सा होता है, मोस्टली आपके न्यूरॉन्स बेटा क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ज्यादातर न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब एनसीईआरटी ने तो बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सिर्फ ये बताया, मैं आपको नोट डाल के दो और न्यूरॉन्स बताती हूँ। जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते थे तो वहां पे बेटा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन एक डिफाइन करते थे, और एपोलर न्यूरॉन मैं आपको बता देती हूँ। बट जब भी आएगा बेटा पेपर में तो एज पर एनसीईआरटी वी हैव क्लासिफाइड न्यूरॉन्स इनटू 3 टाइप्स, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। दीज आर सम अदर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बेटा विच मे बी प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। हमारे पास तो बेटा स्यूडो यूनिपोलर भी होता है। एपोलर का मतलब मैम एब्सेंस ऑफ एनी पोलर, एब्सेंस ऑफ एनी पोलैरिटी, कोई डेंड्राइट्स नहीं है, कोई बेटा एक्सॉन नहीं है, दिस ओनली सेल बॉडी, ओनली सेल बॉडी। समझ ही सकते हो कितना प्रिमिटिव है। एक ही एग्जांपल हमने पढ़ा बेटा हाइड्रा, ठीक है। एक मैं आपको बताती हूँ जो पहले बेटा काम में भी आता था, स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि जब आपको बेटा रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते थे तो वहां पे स्यूडो यूनिपोलर बेटा पढ़ाया जाता था। स्यूडो का क्या मतलब होता है बेटा? फॉल्स, फॉल्स तरीके का एक यूनिपोलर न्यूरॉन है। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन की क्या प्रॉपर्टी बताई कि मैम सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकले, यही प्रॉपर्टी बताई। सेल बॉडी से एक्सॉन निकलना चाहिए, सेल बॉडी से डेंड्राइट नहीं बनी। अब ये है स्यूडो यूनिपोलर, ये दिखावा तो ये करता है कि हाँ सेल बॉडी से तो एक्सॉन ही निकलेगा, दिखावा करता है, दिखावा करता है कि सेल बॉडी से तो एक्सॉन ही निकलेगा। और सेल बॉडी से जब बेटा एक्सॉन निकलता है तो एक्चुअल में वो क्या होता है? यूनिपोलर होता है। बट बेटा ये आगे जाके इसके वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और ये डिवाइड करके एक तरफ डेंड्राइट बना लेता है और रेस्ट वाला पार्ट एक्सॉन में ही कन्वर्टेड रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? एक्चुअल में एक ही प्रोसेस निकला सेल बॉडी में से, बट आगे जाके वो डिवाइड कर गया, एक तरफ उसने डेंड्राइट बना लिया और एक तरफ उसने एक्सॉन बना लिया। अब कई बच्चे कहते हैं मैम फिर तो ये एक स्यूडो बाइपोलर होना चाहिए। नहीं, स्यूडो बाइपोलर नहीं होना चाहिए। सेल से तो एक ही प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकली, सेल से तो दो चीजें कनेक्टेड नहीं है ना, सेल से तो एक ही एक्सटेंशन निकली, एक ही निकलेगी तो वो यूनिपोलर होती है। बट बेटा इसे अ टाइप ऑफ बाइपोलर कह सकते हैं, है तो ये स्यूडो यूनिपोलर, बट कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ बाइपोलर, काइंड ऑफ बाइपोलर। आगे जाके क्योंकि इसके वक्त और जज्बात बदले, डेंड्राइट और एक्सॉन में वो कन्वर्ट हुआ। स्यूडो यूनिपोलर एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो बेटा, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ये अभी मैं आपको समझा भी नहीं रही हूं, क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं लगेगा कि व्हाट इज डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा सा वैसे स्पाइनल कॉर्ड आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं,
ये सूडो यूनिपोलर भी बेटा जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते थे तो था, तो अभी है नहीं, तो लोड मत लो, बस एग्जाम्पल याद रख लो। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बस एग्जाम्पल याद रख लो। पहले तो बेटा जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते थे तो वहां पे हम ये पूरा दिखाते भी थे जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते थे। तो सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन निकली, आगे जाके डिवाइड कर गई इनटू डेंड्राइट और एक्सॉन। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। पहले जता रहे थे कि हम तो क्या है, पहले ये जताने की कोशिश कर रहे थे हम तो यूनिपोलर है। फिर बेटा इन्होंने अपने वक्त बदले, जज्बात बदले, तो बेटा हालात बदल गए, समझ गए। दिस इज बेटा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। एक बार एनसीईआरटी से बेटा न्यूरॉन की रीडिंग करा दूं, बाकी तो खत्म हो गया बेटा हमारा, ठीक है। यस, एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग कराऊं, देखो देखते हैं। न्यूरॉन as structural and functional unit of neural system. A neuron is a microscopic structure composed of 3 main parts: cell body, dendrites and axon. 3 main parts होते हैं. The cell body contain cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissls granule. बोला मैम सेल बॉडी जो है, जिसको सोमा भी बोलते हैं, जिसको साइटोन भी बोलते हैं, उसमें रेगुलर जैसे टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज होती है सेल के अंदर, उसमें भी होती है। साइटोप्लाज्म होता है, एक निसल्स ग्रैन्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको बताया बेटा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना है, पूरे सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वो सिर्फ सेल बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, वो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है, बस वो एक्सॉन में नहीं है। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट ऑफन आउट ऑफ द सेल बॉडी contain Nissl granule, also contain Nissl granule and are called dendrites. जो छोटी छोटी ब्रांचेस मैम निकली हुई होती हैं सेल बॉडी में से, जिन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं, उनमें भी मैम Nissl granule देखने को मिलता है। These fiber transmit the impulse towards the cell body. बेटा अगर आपको चाहिए तो मैं ये चीज भी आपको लिखवा दे रही हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ये चीज भी आप लिखवा दो, ठीक है। डेंड्राइट्स receive stimuli, क्या करती है फिर, send it to cell body, और सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को कहां भेजती है बेटा, टुवर्ड्स एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। फिर बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, द डिस्टल एंड ऑफ विच, डिस्टल मतलब एकदम लास्ट वाला जो एंड होता है उसका ब्रांच्ड होता है। ब्रांचिंग आपने देखी, एक्सॉन टर्मिनल, इट टर्मिनेट एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब्स which possess synaptic vesicle that contain chemical called neurotransmitter. Axon transmit the nerve impulse away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मैम एक्सॉन जो होती है वो सेल बॉडी से दूर इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, जिसके साथ भी बेटा वो जंक्शन बनाएगी। हो सकता है एक मसल के साथ में बनाए जंक्शन, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, हो सकता है एक दूसरे न्यूरॉन के साथ में जंक्शन बनाए, जैसे हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, क्योंकि एक्सॉन और डेंड्राइट ही किसी भी न्यूरॉन को पोलैरिटी देते हैं, उस पर बेस करके न्यूरॉन मैम 3 टाइप के होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। अच्छा, इसके पहले का एक पार्ट मुझे लग रहा है छूट गया है, वो ये रहा, नहीं कुछ तो पार्ट बेटा मुझे लग रहा है एनसीईआरटी का मिसिंग है। अगर बेटा कुछ छूट गया हो तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी से आप खुद भी एक बार रीड कर लेना, छूटा नहीं होगा, मोस्टली छूट जाए इन केस तो। अच्छा, मल्टीपोलर में एक एक्सॉन बहुत सारे डेंड्राइट्स आपके ब्रेन में है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट आपके रेटिना में है, आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी है। यूनिपोलर में बेटा 1 एक्सॉन ओनली, कोई डेंड्राइट नहीं है, यूजुअली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब बेटा क्या लिखा है, 2 टाइप के एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड, बताया मैंने। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप्ड विद श्वान सेल व्हिच फॉर्म्स अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। देखो एक चीज समझना, मेरी बात एक चीज समझना, बोला माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन एग्जिस्ट करती है, फिर बोला कि माइलिनेटेड न्यूरॉन एक ऐसी न्यूरॉन को बता रहे हैं जिसमें श्वान सेल है और श्वान सेल माइलिन सिक्रीट कर रही है। जरूरी नहीं होता बेटा, आपको पता है कई बार कई न्यूरॉन्स में माइलिन, कई न्यूरॉन्स में श्वान सेल प्रेजेंट होती है, बट वो ढीठ होती है, वो माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं करती। ऐसा हो सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन है, एक एक्सॉन है, उसके पास श्वान सेल है,
लेकिन श्वान सेल ने माइलिन बनाई ही नहीं। अगर वो माइलिन बनाएगी ही नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास श्वान सेल रखा हुआ है, वहां दिमाग है, यूज ही नहीं कर रहे हो, फायदा क्या है, नंबर कैसे आएंगे। श्वान सेल है, माइलिन नहीं बना रही है तो कभी माइलिन शीट नहीं भी दिख सकती। जरूरी नहीं है कि श्वान सेल है तो माइलिन बनेगी ही बनेगी, आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल व्हिच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। और अगर माइलिन शीट बनी तो उसके बीच में गैप्स होते हैं। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड। हाँ बेटा, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मिलती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलती है, दोनों जगह मिलती है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल। एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, एक ऐसी न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है, हो सकता है कि उसके ऊपर एनक्लोज्ड हो श्वान सेल, मतलब उस सेल को पकड़ के रख, उस न्यूरॉन के ऊपर श्वान सेल हो सकता है, पर फिर भी वो अनमाइलिनेटेड है। क्यों? क्योंकि उसने श्वान सेल ने उसके ऊपर माइलिन नहीं बनाया। मैं इस लाइन को लिखवा भी दूंगी। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट is commonly found in autonomic and somatic nervous system. Unmyelinated neuron ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे कॉमनली पाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि श्वान सेल है तो माइलिन बनाएगी ही बनाएगी, उसकी मर्जी है, बनाई तो माइलिनेटेड, नहीं बनाई तो अनमाइलिनेटेड। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? बस ये लास्ट नोट बेटा डाल के मैं आप पॉइंट लिखवा देती हूं। दिस विल बी लास्ट फॉर टुडे। ठीक है, श्वान सेल enclosing a neuron may or may not secrete myelin, may or may not secrete myelin। समझ गए? उसकी मर्जी है, may और may not secrete myelin। secrete कर दिया तो माइलिनेटेड, नहीं किया तो अनमाइलिनेटेड। इसको बेटा मैं साइड हो जा रही हूं, डन कर लो। ठीक है जी, यस। तो आज हमारे पास बेटा हमने बेसिक्स बहुत सारे कवर किए हैं। आई होप ये बेसिक तुम्हें समझ में आए होंगे। ठीक है, लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें हमारे पास देखो, आज के लिए आपको एनिमेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी। ये बहुत ही बेसिक सा बेटा टॉपिक था, इसमें कोई एनिमेशन की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बिना एनिमेशन के सिर्फ डायग्राम से भी समझ सकता है। ठीक है, अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी बेटा वो बहुत एक इतना कंसेप्चुअल वंडरफुल टॉपिक, आई मीन इट बेटा, वंडरफुल टॉपिक। आप बिल्कुल अगर ध्यान से मन लगा के सुनेंगे मजा आ जाएगा आपको। दैट इज द एक्साइटेशन, कैसे जनरेट होती है न्यूरॉन्स में, वो एक्साइटेबल कैसे होते हैं, स्टिमुलस कैसे उनमें चेंजेस करता है, वो कैसे कंडक्शन शो करती है, द होल कॉन्सेप्ट। उसमें एनिमेशंस भी यूज होंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। बट बेटा यहां तक आप जरूर पढ़ के आना, कमेंट्स में बताना हाउ डिड यू एंजॉय दिस सेशन। एक छोटा सा गाना मैं आप लोगों के लिए सुना देती हूँ जाते जाते, हालांकि मेरे को हिचकी आ रही है और गला दर्द कर रहा है। ठीक है, तो मुझे जरूर बेटा अपना फीडबैक बताना कैसा लगा आपको सेशन। एक छोटा सा गाना आप लोगों को सुना दिया जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चा बाड़ी। सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। टाटा टाटा बाय बाय।